बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। आज मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई मोतबर आवाज़ एज़ फार एज डिफेंस इज़ कंसर्न खालिद चिश्ती साहब, एयर कमोडोर रिटायर्ड हैं। खालिद चिश्ती साहब, आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। सर, बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करनी है। पहले तो नेटो के हवाले से, नेटो रीएक्टिव हो रही है। जब से अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींचे हैं तो पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस पे चलना शुरू हो गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस वक्त तुर्की के अंदर नेटो का इजलास होने जा रहा है और तुर्की को बड़ी सिग्निफिकेंस दी जा रही है। तुर्की के बारे में कहते हैं 1000 डिफेंस कंपनीज हैं वहाँ पे, प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। तो क्या तुर्की को दोबारा फ्रंट लाइन बनाने का तो इरादा नहीं है ताकि इनसे काम लिया जाए? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, नए डायनामिक्स चेंज हो गए। तमाम की तमाम जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी कह लें या स्ट्रेटजाइज कह लें या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कह लें या अलाइंसेस जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं, वो चेंज हो गए। वजह ये हुई है कि अमेरिका का जो एक मिथ था और जो एक जोम था कि अमेरिका लीड करता है नेटो ममालिक को, और जब नेटो सिर्फ नाम का था, उसके पीछे यूरोप भी होता था, उसके पीछे हमने देखा कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते थे उसकी फोर्स को। मुसलमान ममालिक में तुर्की फ्रंट पे था। तो जब ये जंग हुई तो वो जो मिथ टूटी, उसमें दरारें नजर आई हैं। और दरारें हमने नहीं की, ईरान ने भी नहीं की, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद की हैं। आपको याद होगा, पहले उन्होंने कनाडा को फंड किया, फिर उन्होंने ग्रीनलैंड के नाम पर यूरोपियन यूनियन, फिर नेटो, और फिर जब उन्होंने मदद मांगी इस जंग के लिए तो मोस्टली मुल्कों ने इनकार कर दिया। और बहुत बड़े बड़े फ्रांस और यूएई भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन यूके खास तौर पर नहीं उस तरह सामने आया। फिर हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मायूसी का इजहार किया, बल्कि काफी बुरा भला कहा इन लीडर्स को। तो ये डिसइंटीग्रेशन नजर आ रही थी। अब उनकी ऑब्लिगेशन है कि इसको विन बैक करें, जिसको कहते हैं, क्योंकि जितना वो अपने से दूरी करेंगे उसका मतलब है कि ये अलायंसेस अमेरिका से दूर होकर या वो चाइना के करीब जाएंगे या वो रूस के करीब जाएंगे या ईरान के न्यू फाउंड जो इन्फ्लुएंस है उसको अपने साथ मर्ज करेंगे। तो वो अमेरिका को किसी सूरत बारे में नहीं है। नेटो तो बनी ही इसलिए थी, आपको याद होगा कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर के बाद किया कि लोग, तमाम ममालिक को जिनमें एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी है, उनको नेटो पे नाम पे इकट्ठा किया जाए ताकि उसके खिलाफ कोई ऐसे मिलिट्री महाज ना खड़े हों। तो अब ये मुझे लगता है ये वही स्ट्रैटेजी है कि जब इनको लगा कि डिसइंटीग्रेट हुए हैं, तुर्की क्योंकि वन ऑफ द लीडिंग मुस्लिम कंट्री है, इस जंग को बहुत सारे तजिया नगार और खासतौर पर जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट जहन रखते हैं, उन्होंने ये इस्लाम वर्सेस वो पोर्ट्रे किया है कि ज्यूज, और उन्होंने हमला किया एक इस्लामिक सॉवरन मुल्क के ऊपर। तो ये जो दरार पड़ी है उसको वो लगता है तुर्की को शामिल करके ब्रिज करना चाहते हैं बाय सेइंग कि ये किसी रिलीजन बेस नहीं थी, ये तो जोग्राफियल बेस थी, इकोनॉमी की जंग थी या न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की जंग थी। तो आई थिंक उसको विन बैक करने की एक कोशिश है। अमेरिकन प्रेसिडेंट दोबारा एंगेज डेफिनेटली बहुत सारे ममालिक को करना चाहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी नहीं है, ये अमेरिका की मजबूरी है। और वहां भी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उसको भी ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि जिस तरह क्लोज किया गया है इस जंग को, और जिस अपर नोट पे या फ्रॉम पोजीशन ऑफ लीवरेज ऑफ स्ट्रेंथ जो ईरान ने बार्गेनिंग शुरू कर दी है, तो उनकी मजबूरी है कि अलायंसेस बनने से रोकने के लिए रोकें। लास्ट वर्ड ईयर खास तौर पर जो मिडल ईस्ट और जीसीसी के ममालिक ने जो एतबार खोया है अमेरिका का, तो ये एक और चीज कंट्रीब्यूट कर रही है। अमेरिका साबित करना चाहता है कि अभी भी वो सबसे बड़ा मुल्क भी है, जो कि है, और अभी सबसे पावरफुल अलायंस नेटो ही है। बहुत खूब चिश्ती साहब, ये 1991 की जो गल्फ वार थी उसमें पहली मर्तबा जो एयर स्ट्रैटेजी थी वो विनिंग स्ट्रैटेजी बनकर उभरी और फिर दुनिया में एयरफोर्स को डेवलप करना शुरू कर दिया था मुख्तलिफ ममालिक ने। लेकिन इस जंग के अंदर जिसका अभी आपने तस्करा फरमाया, उसमें अमेरिकन एयर स्ट्रैटेजी विनिंग स्ट्रैटेजी साबित नहीं हुई। यानी 28 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक वजूहात क्या थी? क्या आज की जंग में एयर पावर मैटर नहीं करती? जी बहुत अच्छा सवाल है। एक चीज इसमें अमेरिकन भूल गए इराक से कंपेयर करते हुए। मैं पहले इराक और ईरान का छोटा सा कंपैरिजन कर देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए, बुनियादी तौर पर इराक रकबे के लिहाज से 4 गुना छोटा मुल्क है ईरान से। इराक तमाम का तमाम तकरीबन डेजर्ट है। ईरान ऑलमोस्ट 50% रॉकी और माउंटेनेंस इलाका है ईरान। अब ये दोनों में फर्क ये है कि ईरान 4 गुना बड़ा भी है, रॉकी माउंटेनेंस भी है। वहां पे जो इराक में जंग हुई थी, 39 दिन की एयर बम्बारमेंट हुई थी और फिर 4 दिन का ग्राउंड इन्वेजन हुआ था। 39 दिन तक सॉफन किया गया था ग्राउंड को, ऑब्वियसली फोर्सेस को डिस्ट्रॉय किया गया था, और 4 दिन सिर्फ लगे थे अमेरिकन फोर्सेस को टेक ओवर करते हुए। मैंने समझा कि डाटा से सपोर्ट करूंगा तो ज्यादा बेहतर मैं अपनी बात एक्सप्लेन कर पाऊंगा।
जब एक डेजर्ट होता है डॉक्टर साहब, आप एग्री करेंगे कि एयर से बम्बारमेंट बड़ी आसान होती है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, उसकी विजिबिलिटी बहुत आसान होती है, कैमोफ्लाज उसके लिए मुश्किल होता है जो डिफेंड कर रहा होता है। तो इन मद्देनजर रखते हुए बातों को, ईरान का बहुत आसान था ऑपरेशन, उसी को अप्लाई किया गया ईरान के ऊपर। मैंने जैसे अर्ज किया 4 गुना बड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जैसे अर्ज किया कि ये रॉकी और माउंटेनस इलाका है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक फिलोसोफर थे 1910 में शायद फौत हुए, उनका नाम था मार्क ट्वेन, अमेरिकन थे जी वो। और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उन्होंने कहा था दी अमेरिकन्स लर्न द ज्योग्राफी थ्रू वॉर्स। तो अब आप सोचें कि अमेरिका ने जंग करके ईरान की ज्योग्राफी सीखी है, और ये मैं 1910 में फौत होने वाले बंदे की बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मोर देन 100 ईयर्स हो गए, जिसको उनको गए हुए 100 साल के करीब हो गए। तो अमेरिकन ने जो सबसे ज्यादा मिसकैलकुलेशन की है वो ईरान की ज्योग्राफी की है, एयर पार फेल नहीं हुई। अब जब आप ज्योग्राफी को मिसरीड करेंगे, जिसका मतलब ये है कि यहाँ रॉक्स के अंदर, माउंटेनस एरियाज के अंदर उन्होंने टनल्स बना ली, हाइडआउट्स बना ली, जिनको आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल है, लोकेट करना बड़ा मुश्किल है। फिर वो बहुत सारी टनल्स आपस में कनेक्टेड हैं और इनकी एक्सपोजर नहीं देती वो अपने डिप्लॉयमेंट के वक्त, जिसकी वजह से अमेरिका को भी मुश्किल पेश आई थी। और आपने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिगेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, वो नहीं छुड़वा सके, क्योंकि उसके लिए उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज के करीब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लाने पड़ते, अपने शिप्स डिप्लॉय करने पड़ते। वहीं उन्हीं छोटी छोटी पहाड़ियों में, जो अगर आप क्लोजली गूगल से देखें और मैप अर्थ से देखें, तो वहां पे इन्हीं पहाड़ों के अंदर उन्होंने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स और एंटी शिपिंग वेपन्स छुपाए हुए थे, जिसकी वजह से आज भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका उस तरह नहीं खुलवा सका। तो एयर पार फेल नहीं हुई, अंडर एस्टिमेट किया गया ज्योग्राफी को, बिल्कुल निगेट किया गया कि इराक से उसकी मुमासलत नहीं है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन यही है कि उन्होंने सोचा था जिस तरह इराक में हमें 40 दिन तक बमबारी की, हमने सॉफ्टन कर दिया, हर टारगेट विजिबल था। यहाँ क्योंकि विजिबल ही नहीं था तो एयर पार का कसूर नहीं हो सकता उस तरफ। चिश्ती साहब, इससे पहले कि F-17 थंडर के ऊपर आए, चूंकि अब ईरान का जिक्र हो ही चुका, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने फ्यूनरल प्रोसेशन के अंदर ईरान में शिरकत की। यानी अब तक मुख्तलिफ फिगर्स आ रही हैं, लेकिन 3.5 करोड़ तक बताया जा रहा है कि शिरकत हुई है तेहरान के अंदर। और फिर 20 किलोमीटर पे जिस जमे गफ़ीर ने अलविदा कहा, और फिर आज कुम, थोड़ी देर पहले कुम के अंदर जो प्रोसेशन हुआ है उसमें भी बताया जा रहा है कि लगभग कोई 20 लाख से ज़्यादा लोग शरीक हुए थे और वेल ऑर्गेनाइज्ड था उसमें। हालांकि अटेम्प्ट भी हुआ कोई बम एक्सप्लोजन वगैरह करने का। मैसेजिंग क्या जा रही है दुनिया को इस इतने बड़े प्रोसेशन के जरिए जो ईरानियों ने दिया है? डॉक्टर साहब, जिस दिन ये जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी इसी साल, तो मैं जब टीवी चैनल्स पर आया उस वक्त तक हमला हो चुका था अमेरिका का। प्रेसिडेंट ट्रंप अपना जंग शुरू करने का ऐलान कर चुके थे, और उस इनिशियल एड्रेस में उन्होंने 2 बातें कही जिसको मैंने क्रिटिसाइज भी किया था या एनालाइज किया था। उन्होंने कहा था कि हमने हमला कर दिया है और लीडरशिप को शहीद कर दिया, यानी तकरीबन 49 लीडर्स को, इंक्लूडिंग आयतुल्लाह खामनेई। और दूसरा उन्होंने कहा था कि अब मैं ईरानी लोगों से कहता हूं कि आप आके टेक ओवर कर लें अपनी हुकूमत, हमने आपका रास्ता साफ कर दिया। ये दोनों बातें मैंने 28 फरवरी को ही कही थी। नॉन स्टार्टर है। जंग में आप लीडरशिप को टारगेट नहीं करते, लीडरशिप को सरवाइव कराते हैं, क्योंकि आपने उन्हीं को सबक सिखाना होता है, उन्हीं की विल टू फाइट तोड़नी होती है। जब आप उनकी विल टू फाइट तोड़ देते हैं तो कौम खुद ब खुद टूट जाती है। उन्होंने ही नेगोशिएट करना होता है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस और स्ट्रेंथ, एंड मोस्टली अमेरिका की थी पोजीशन ऑफ वीकनेस से उनसे नेगोशिएट करना है। तो जब आप लीडरशिप शहीद कर देते हैं तो एक एलिमेंट ऑफ एंगर और रिवेंज उस कौम में ऐड कर देते हैं उस जंग के अंदर, तो उसकी मोटिवेशन का लेवल ऊपर चला जाता है। फिर आप ज्योग्राफिया में रीड करें, जैसे मैंने अर्ज किया, तो ये कॉम्बिनेशन में मैंने कहा था नॉन स्टार्टर है। दूसरा मैंने कहा था कि जिस मुल्क पर आप हमला कर रहे हैं उसकी कौम को कैसे कह सकते हैं कि टेक ओवर कर लो, वो तो और यूनाइटेड हो जाती है, उसका तो सर्वाइवल है। आप उसी को बमबारी कर रहे हैं और उसी को कहते हैं मैं तुम्हारी हक में बमबारियां कर रहा हूं। तो ये उस वक्त भी नॉन स्टार्टर था। अब आते हैं आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे पर। देखिए, इन्होंने, ईरानियों ने, और जो भी सोगवारान थे, चाहे वो अब इराक में हो, या उन्होंने ये दुनिया को ये मैसेज दिया है कि लीडरशिप एलिमिनेशन करके और शायद ज्यादा जिसको कहते हैं ना बकाप आ जाती है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे अंदर इख्तलाफात होंगे, जरूर होंगे, डेफिनेटली। उनकी इकोनॉमी खराब थी, मुजाहरे हुए, हजारों लोग मारे गए जनवरी में। लेकिन उन्होंने ये पैगाम दिया है कि जब एक्सटर्नल एग्रेशन होती है तो ईरान की हिस्ट्री है, ये यूनाइटेड हो जाते हैं। इन्होंने 10 साल, आपने देखा कि तकरीबन 8 साल तक तकरीबन इराक के खिलाफ जंग लड़ी। और जहन में रखिएगा, एक और छोटा सा मैं डाटा आपके साथ शेयर करते चलूं कि इस वक्त जो IRGC के हेड है और जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं,
वो दोनों के दोनों कमांडर थे इराक ईरान जंग के अंदर। जब ये कमांडर इन्होंने अप्लॉय की अपनी फौज को, तो इन्होंने इराक का जो 2 साल, इनिशियली 2 साल के अंदर जो इराक ने ईरान का कब्जा कर लिया हुआ था जगहों पर, वो इन्होंने छुड़ा लिया था। यस। तो अब इमेजिन करें कि ये वही कमांडर अब इस वक्त ये जंग लड़ रहे थे, वही कमांडर हैं जिनके आपने आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया, उनके स्पिरिचुअल लीडर को। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि वो एंगर भी आ जाता है। तो आई थिंक दुनिया ने एक न्यू फाउंड लेसन जरूर सीखा होगा और पढ़ाया भी जाएगा कि ये दुनिया में सिर्फ लीडरशिप एलिमिनेट करना बिल्कुल नॉन स्टार्टर होता है, जो मैंने आज नहीं कहा, मैंने 28 फरवरी को अर्ज किया था। और वो आज हमने देख लिया, दुनिया ने अपने लिए सबक सीखा होगा कि लीडरशिप से नहीं होता, आपकी विल टू फाइट आप कौम की और बढ़ा देते हैं। और वही उन्होंने किया। ये लेस ऑफ सिंबॉलिक था एंड मोर ऑफ स्पिरिचुअल कमिटमेंट, नेशनलिज्म, और जैसे मैंने कहा सर्वाइवल की जंग की। अच्छा, ये लाल झंडों का लहराना इस पूरे प्रोसेशन के अंदर, क्या ये डेफियंस का साइन था? और उसमें जो स्लोगन्स चैंट किए गए रिवेंज के बारे में, तो क्या ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसका आपको फ्यूचर नजर आता है? आज की डेवलपमेंट ये है कि ईरान ने 2 वेसल्स के ऊपर अटैक किया है, जो कि ओमानी लैंड के ऊपर जिन्होंने जाने की कोशिश की और वार्निंग को इग्नोर किया। अमेरिका की तरफ से भी अब स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि गालिबन वो रिटेलिएट न करें इस सारे मामले पे। तो एमओयू पे आपको क्या इसका मुस्तकबिल नजर आता है? देखिए, एमओयू तो मैं बाद में आता हूं, पहले मैं अर्ज कर देता हूं कि मैं ये कह सकता हूं कि ईरानी ट्रेंड ही अमेरिका स्पेसिफिक करते हैं। उनकी ट्रेनिंग के अंदर जो नारे लगाए जाते हैं वो वही लगाए जाते हैं जिसका अमेरिका को फिक्र है, डेथ टू अमेरिका। ईरानियन जब अपनी मिलिट्री परेड्स करते हैं तो नीचे पेंट किया होता है परेड ग्राउंड के ऊपर अमेरिकन झंडा। तो मैं आपको सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि उनके कल्चर में ये डाला जाता है कि हमने ईरान के खिलाफ लड़ना है। जो अभी आप जो कह रहे हैं कि एमओयू का क्या मुस्तकबिल है, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों मुमालिक एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ईरान जाहिर है छोटा मुल्क था, उसने तो सिर्फ वैसे ही पहले दिन मैंने कहा था जंग के कि सर्वाइव और सस्टेन करना है, जो उसने कर लिया। अमेरिका की मिथ टूटी, वो रेलेवेंस नहीं रही दुनिया में, इन्फ्लुएंस कम हुआ। इन्फ्लुएंस इतना कम हुआ कि तेल के लिए जंग के दौरान जापान, कोरिया, इंडिया ने डायरेक्ट ईरान से राब्ते शुरू कर दिए कि हमारा तेल आने दे किसी तरीके से। तो इसका मतलब है जब ईरान से राब्ता कोई करता है मुल्क, तो वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कॉम्प्रोमाइज करके करता है। तो ये भी हुआ। इसीलिए नेटो, जो पहला सवाल आपने किया था कि वो इन्फ्लुएंस को रिकैप्चर कर रहा है अमेरिका बेसिकली। हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज मेन न्यू फाउंड लिवरेज है ईरान के पास इस वक्त, उसी को वो कैपिटलाइज कर रहा है। मुआहिदा मेरी नजर में आगे चलेगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि आप जेसीपीओए जो हुआ था, आपको याद होगा 2015 दिसंबर में साइन हुआ था डॉक्टर साहब, वो आपको याद होगा कि वो नवंबर 2013 में इंटरम एग्रीमेंट हो गया था। 25 महीने लगे थे उसको मटेरियलाइज होते, फाइनल डॉक्यूमेंट में तैयार कन्वर्ट करते हुए। और ये भी जेहन में रखिएगा कि उस वक्त ईरान की जंग ने अपनी न्यू फाउंड लीवरेज नहीं दिखाई थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का उसको नहीं पता था, उसको ये नहीं बमबारी नहीं उसके शहरों पर हुई थी। उसके 87 लीडर तकरीबन 1 साल से कम अरसे में शहीद नहीं किए गए थे दोनों जंगें मिला के पिछले साल। तो ये एलिमेंट ऑफ रिवेंज भी है, न्यू फाउंड लीवरेज भी है। उसको ये भी पता लग गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से मैं किस तरह दुनिया की इकोनॉमी को क्रिपल करके अपने हाथ में पकड़ सकता हूं। तो अब मुज़ाकरात होंगे सही, क्योंकि अभी जैसे मैंने अर्ज किया कि दोनों ममालिक अपना जोर लगा चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक न्यू फाउंड लीवरेज है। ईरान हर सूरत चाहता है कि वो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करे हर उस आने वाले जहाज पर जो उसकी बात ना माने। इसीलिए आपने देखा वो नहीं चाहता कि शाह से शिपमेंट की ट्रांजिट एक न्यू नॉर्मल बन जाए दुनिया के लिए। अगर वो न्यू नॉर्मल नहीं होगी, वो बिल्कुल गेट पास बंद कर देगा, उसकी मर्जी से जाएंगे, उतनी ही बेहतर ईरान समझता है कि लीवरेज हासिल कर सकेगा। लेकिन एक जुमला आखिरी क्वेश्चन भी मैं ऐड करता चाहूं कि ईरान को ओवर एस्टिमेट भी इसलिए नहीं करना चाहिए कि नेतन्याहू खास तौर पर, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, अपनी जगह लूज कर रहा है, वो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी भी कोशिश कर रहा है कि आपको एक राउंड 2 करना चाहिए। क्योंकि अभी मैं एक चैनल 12 इसराइल का है उसको फॉलो कर रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने एक सर्वे करवाया है जिसके अंदर सिर्फ 11% इसराइली समझते हैं कि उन्होंने जंग जीती है इसराइल ने, और तकरीबन 71% लोग इसराइली समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर अब इसराइली इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए एतबार नहीं किया जा सकता। तो अब अगर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, और ये एक आखिरी बात इस सवाल के जवाब में अर्ज करता चलूं कि ये जो अमन होने जा रहा है, ये जो एमओयू हुआ है, और लॉन्ग टर्म अगर अमन हो जाता है, तो ये बिल्कुल उसके लिए अनईजी नहीं है नेतन्याहू के लिए, उसके लिए एग्जिस्टेशनल डेंजर है। उसकी सर्वाइवल को खतरा इसलिए है कि उसको पता है कि जंग अगर इस नोट पे बंद हुई, जिसमें मैंने ये कौम को 2 दफा जंग में धकेला कि इसराइल को मैं सेफ करूंगा, इसराइल तो सेफ नहीं हुआ। और ऑन टॉप ऑफ दैट अभी देखिए कि जब वो सेफ नहीं हुआ, तो अक्टूबर के इलेक्शन अगर जंग खत्म हो गई तो कराने पड़ेंगे, उसमें अगर नेतन्याहू हार जाएगा तो मुकदमे खुलेंगे।
तो ये डोमिनो इफेक्ट है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उसको, इसलिए वो चाहता है कि किसी तरीके से अमेरिका को ड्रैग कर लिया जाए। और उसको ये पता है कि अमेरिका का ड्रैग उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ईरान नहीं होगा, और वो ईरान को ड्रैग करने के लिए हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद नहीं कर रहा। तो आई थॉट मैं सीक्वेंशियल अर्ज कर दूं कि जो आप का सवाल था जी। अच्छा चिश्ती साहब, मुस्तकबिल क्या है जेएफ थंडर का? अभी मैं देख रहा था कि आज़रबाईजान ने हमसे लिए जहाज, काफ़ी पहले लिए, लेकिन ये जो फाइटर जो ब्लॉक सी है, जिसको 17C ब्लॉक 3 कहा जा रहा है, वो इस वक्त उसके बारे में ये मशहूर है कि काकाकस के इलाके के अंदर नया बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर रहा है। तो क्या जेएफ थंडर एक नई तारीख रकम करने जा रहा है? डॉक्टर साहब देखिए, जब भी कोई फाइटर जहाज बनाया जाता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है। मैं आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए अर्ज करता चलूं, तकरीबन दुनिया में 192 ममालिक हैं इस ग्लोब पर इस वक्त। तकरीबन 11 मुल्क सिर्फ फाइटर जेट बनाते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। 192 मुल्कों में से किसी मुल्क की एयरफोर्स नहीं है जिसने फाइटर जहाज खुद बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया ये पहली एयरफोर्स है जिसने अपनी जरूरत के तहत खुद टेलर मेड एक जहाज बनाया, नंबर वन। नंबर टू, जब कोई फाइटर जहाज बनता है तो वो ये ना समझिएगा कि वो बेचना होता है सिर्फ। वो बेचना नहीं होता, वो कम से कम 4 या 5 दिहाइयों की कोलैबोरेशन होती है आने वाले। उसकी वजह यह है कि आपकी मेंटेनेंस, आपकी सपोर्ट, आपकी ट्रेनिंग, आपकी अपग्रेडेशन तमाम डिपेंडेंट होती है उस मुल्क के ऊपर जिससे आप सौदा करते हैं, जो कि पाकिस्तान है इस वक्त में। और बायलैटरल रिलेशन खुद ब खुद बेहतर होते हैं। जब आप मिलिट्री कोलैबोरेशन करते हैं तो इकोनॉमिक भी हो जाती हैं, फिर करेंसी के एक्सचेंजेस भी होती हैं, फिर और टॉक्स बढ़ते रहते हैं, एंगेजमेंट बढ़ जाती है। अब तीसरा फैक्टर मैं अर्ज करता हूं कि एक फाइटर जहाज चुना कैसे जाता है। देखिए, जब भी कोई मुल्क सिलेक्ट करता है जहाज कोई अपनी एयरफोर्स के लिए, उसके लिए 5 क्राइटेरियाज होते हैं। नंबर वन, उसकी जो अपनी इंजन की मशीन की रिलायबिलिटी, यानी वो कैसी मशीन है, ऑपरेट कैसे करती है, थ्रस्ट कैसी है। नंबर टू, उसके अंदर होता है कि आपकी जो अपग्रेडेशन की सहूलत है उसके अंदर, अगर कल को मुल्क अपग्रेड कर ले, आपका सिस्टम ऑब्सलीट तो नहीं हो जाएगा। नंबर थ्री, इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रिलायबिलिटी उस मुल्क की कितनी है जो आपको दे रहा है। कल को पॉलिटिकली या किसी और वजह से आपकी सैंक्शंस की वजह से बंद तो नहीं कर देगा, जैसे हमारे F-16 अमेरिका ने रोक लिए थे। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग किस लेवल की दी जाती है, वो हमें एक एडवांटेज है। और पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे फैक्टर होता है कि ये जहाज बैटल टेस्टेड या वॉर प्रूवन है कि नहीं है। वॉर प्रूवन का मतलब यह है कि JF-17 थंडर अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में जब अभिनंदन का वाकया हुआ था उसमें भी फ्रंट लीडिंग रोल कर रहा था। और उसके बाद हमने देखा कि 2025 जो मई में हमें चैलेंज किया उसमें भी, और खास तौर पर हम पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि S-400 जो हिंदुस्तान के, हमने 2 जगह मारा था, एक आदमपुर पर 2 दफा हमला करके और भुज पर 1 दफा हमला करके। जो S-400 तबाह किया था वो भी इसी जहाज ने किया था। तो ये सारे क्राइटेरियाज को पूरा उतरने के बाद ये मुल्क हमारे में दिलचस्पी रखते हैं। अजरबैजान बड़ा करीबी मुल्क है और अब वो ऑपरेशनलाइज करने जा रहे हैं अपनी एयरफोर्स, क्योंकि इनिशियली उनके पास जहाज थे, उन्होंने फ्लाई करके देखा है, इसको वर्दी समझा है। और जिन जिन मुल्कों को हमने दिए हैं, देखिए एक कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डॉक्टर साहब, कि अफोर्डेबिलिटी कितनी है। जो दुनिया में बहुत जहाज है, कोई मुल्क कहीं से भी खरीद सकता है, आप फ्रांस से खरीद लें, आप अमेरिका से खरीद लें, लेकिन देखना यह होता है कि उस मुल्क की अफोर्डेबिलिटी है ये। तो हमारा ये लो कॉस्ट, अ गुड एफिशिएंट कॉम्बैट फाइटर जेट है जिसकी एम्प्लॉयमेंट आसान है, जैसे मैंने कहा रिलायबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, फिर जैसे मैंने कहा बैटल टेस्टेड है। तो ये सारी वजूहात की बना पर ये गुड, एक उनके लिए एक चॉइस उन्होंने बहुत अच्छा किया। जो भी मुल्क कर रहे हैं उनकी तरफ से मेरी तो रिसर्च कह लें या इनपुट कह लें, यही है कि वो बहुत खुश हैं इसके ऊपर। बहुत खूब। इसके अंदर एक तकबीर बॉम्ब का हमने इस्तेमाल किया, जिसको गालिबन फर्स्ट टाइम हमने अब दिखाया है दुनिया को फ्लाई करते हुए। अब वो उसकी खबरें आ रही हैं और गालिबन ये इंडिया के खिलाफ मई 2025 में भी इस्तेमाल हुआ था और JF थंडर के अंदर ही इस्तेमाल हुआ। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चिश्ती साहब? देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं। जो तकदीर है, फिर तैमूर एक मिसाइल है जो हमने, क्रूज मिसाइल था बुनियादी तौर पर, जो सरफेस के करीब, इंतहाई करीब जाता है। ये जो हमने एंटी शिपिंग और एंटी रेडार जो सिस्टम के लिए बनाया है, पिछले आपने देखा जो हमने CM-400 फायर किया था S-400 के खिलाफ, वो बहुत ही इफेक्टिव था, कारगर था। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसमें ट्रिब्यूट मैं उनको जरूर देना नहीं भूलूंगा पाक फिजाइया की लीडरशिप को, जिन्होंने इतना बोल्ड मिशन उड़ा उस वक्त भी। मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूं कि ये S-400 उस वक्त 3 ही डिप्लॉयड थी बैटरी जो पाकिस्तान के खिलाफ थी।
तीनों बड़ी वाइटल इनपुट दे रही थी हिंदुस्तान को, और अपडेट हमारे जहाजों की मूवमेंट के बारे में दे रही थी, और जाहिर खतरा भी पैदा कर सकती थी अगर वो करीब जाते। तो पाक फिजाइया के जो मौजूदा सरबराह हैं चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, इन्होंने बहुत एग्रेसिव वो मिशन किया था। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये एक वन वे मिशन या सुइसाइडल हो सकता था, खुदा न खास्ता, क्योंकि आपने उसी को मारना है, उसी मिसाइल को मारना है जो आपको मारने का इंतजार कर रहा है, और ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर से वो फायर कर देता है। आवाज की रफ्तार से 17 गुना ज्यादा आपकी तरफ मिसाइल आता है, जबकि डॉक्टर साहब जहाज की स्पीड आवाज की रफ्तार जितनी होती है। लेट्स से 1000 किलोमीटर पे अगर अटैक करने वाला जहाज जा रहा है, तो उसका जो मिसाइल S-400 का फायर होता है वो 17,000 किलोमीटर की रफ्तार से आता है इनकमिंग दुश्मन की तरफ। तो आप इमेजिन करें कि जो पाक फिजाई के जहाज को कितना खतरा था और कितने स्प्लिट सेकंड का खतरा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मास्टर भी किया। मैं ट्रेनिंग को जरूर ट्रिब्यूट देना चाहूंगा। वेपन्स अपनी जगह होते हैं, लेकिन उनकी इंप्लॉयमेंट, इंटीग्रेशन और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मास्टर करना, जो उनकी एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तबाह करना, असल ट्रिब्यूट और सलाम उन लोगों को है। चिश्ती साहब, इससे पहले कि आखिरी सवाल की तरफ मैं जाऊं, मुझे बताइएगा ये इसके बाद हमने क्या मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को जारी रखा है? बिकॉज हमारी जो सलाहियतें हैं वो तो अब इंडियंस उससे बावर हो चुके हैं, और ख़ुद इंडियन एयरफोर्स ने भी कुछ सबक सीखा होगा अपनी कमज़ोरियों से। जी जरूर। हर मुल्क सीखता है और सीखना भी चाहिए। सिर्फ फर्क ये है कि उन्होंने तो जंग के दौरान अपनी एयरफोर्स ग्राउंड करके सीखना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा, उनको अनिल चौहान साहब ने, CDS ने कहा कि जी हमने कुछ फॉल्ट किए जब शूटिंग हुई थी। उसके बाद उन्होंने, आपको याद होगा, सिंगापुर में बयान दिया था CDS ने उनके, और कहा था कि जी हमने कुछ मिस्टेक्स की, फिर हमने अपने एयरफोर्स ग्राउंड कर दी, फिर हमने सबक सीखे या इम्प्रूव किए टैक्टिक्स और कम बैक किया। और मैंने उस वक्त भी लाइटर नोट पे ही कहा था, मैंने कहा था कोई दुनिया की एयरफोर्स कैसे चौथे पांचवें नंबर पर हो, और पाकिस्तान एयरफोर्स जो पिछले 40 सालों से हाईएस्ट अलर्ट पर है उसको एंगेज करे, हमला करे, और फिर खुद ग्राउंड होकर टैक्टिक्स इंप्रूव करना शुरू कर दे, तो ये कहाँ की स्ट्रैटेजी और कहाँ की ट्रेनिंग है ये। तो ये सीखा उन्होंने तो जरूर होगा, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे ऑलमोस्ट कोई 150 के करीब प्रोजेक्ट नए चल रहे हैं। साइबर कमांड में दोबारा विजिट किया था उस जंग के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा जी वो तो पास्ट का हिस्सा है, हम तो अब फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमारा हर प्रोजेक्ट फ्यूचर स्पेसिफिक है, और किसी स्टेज पर हम ये नहीं करते कि हमने क्योंकि जंग जीत ली थी तो इसका मतलब ये है कि हम सिट बैक और रिलैक्स कर सकते हैं। वो कभी मौका अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स में नहीं आया जी। हमारी इतनी पैशन, एग्रेशन, और जैसे मैंने कहा फार साइटेडनेस से हम तैयारी करते रहते हैं। चिश्ती साहब, लास्ट क्वेश्चन। AS दौलत जो कि रा के हेड भी रहे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के अलावा कोई तीसरा रास्ता इस वक्त नहीं है। RSS के सेक्रेटरी जनरल ने भी यही बात की। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान के पानी को रोकने की तैयारियां कर रही है। ब्यास और चनाब के दरमियान में उन्होंने एक लिंक कायम किया है ताकि कोई 1.78 मिलियन एकड़ पानी जो है उसको रोका जा सके, उसे डाइवर्ट किया जा सके। पाकिस्तान के जो जनरल शरीफ साहब हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि ये जो 6 दरिया हैं एक मुआहदे के तहत हमने उसमें से 3 इंडिया और 3 हमारी तरफ आए, वो इस वजह से आए कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी जब रिजॉल्व हो जाएगी और इनफैक्ट कश्मीर पाकिस्तान में होगा तो हम अपर रेपेरियन होंगे, फिर हम सोचेंगे कि इंडिया को पानी देना है या नहीं देना। तो एक तरफ बातों की बात आ रही है कि बातचीत होनी चाहिए, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो एंटागोनिस्टिक किस्म के एक्शंस ले रही है। तो फ्यूचर क्या है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का? देखिए, फ्यूचर तो आपने खुद ही कह दिया कि डिपेंडेंट है कश्मीर पर। अक्सर प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो कहते हैं मैंने 60 दफा जंग रुकवाई, और मैं हर दफा कहता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई ये भी याद कराए कि हम लड़ते क्यों हैं जंगे, उस पर भी गौर करें। जंग होती है वो तो इफेक्ट होती है, कॉज तो कुछ और होती है। हमारी सूरत में कॉज कश्मीर है। तो मैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप से कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि काइंडली कॉज को भी इफेक्ट करें कि हम लड़ते क्यों हैं, उस पर बिठाएं। सीज फायर कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद फॉलो अप कैसे हुआ, आइंदा जंग कैसे रुकनी है। और इंशाल्लाह ताला हमारा रिजॉल्व है, हमारी परसुएशन है। पानी तो किसी सूरत में हिंदुस्तान नहीं रोक सकेगा, चाहे काइनेटिक तरीके से हमें करना पड़े या नॉन काइनेटिक और नेगोशिएशन। नॉन काइनेटिक मैं नेगोशिएशन की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं न्यूक्लियर की तरफ इशारा नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि हमें एक पीसफुल तरीके से हल कर लेना चाहिए। और आपने देखा कि पिछली जो 2 जंगें हुई थी उसके अंदर बिल्कुल नहीं, थ्रेट भी नहीं थी, इस मुआहदे को इफेक्ट भी नहीं हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त शायद वैल्यूज अच्छी थी, जो भी लीडर थे खासतौर पे हिंदुस्तान में। अब वैल्यूज जो हैं वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि किन वैल्यूज पर काम किया जा रहा है। पहली दफा उन्होंने हर चीज को मिलिटराइज करना होता है, एंटी पाकिस्तान करना होता है, और बुली करने की पोजीशन करनी होती है, तब जाकर हाल होता है। मेरा ख्याल है उनको जल्द समझ आ जाएगी, खासतौर पर जो
पाकिस्तान की जो एयर स्पेस बंद है उनकी कीमत का कभी और किसी दिन बात करेंगे कि उनको कितनी कीमत देनी पड़ रही है। लेकिन आने वाले वक्तों में मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये हमारा सिर्फ पानी कोई ईगो का मसला नहीं है, ये लाइफ लाइन है, आज भी और आने वाले मुस्तकबिल के बच्चों की भी। और जाहिर है वो किसी सूरत में हम नहीं जाने देंगे। ये मैं श्योर करवा सकता हूं कि पाक फिजाइया की अल्हम्दुलिल्लाह काबिलियत इतनी है कि कौम ने जब कॉल दी और कौम ने तवक्को की कि इसको अंडू किया जाए तो इंशाल्लाह करेंगे। खालिद चिश्ती साहब, रिटायर्ड एयर कमोडोर, बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर योर एनालिसिस, इट इज़ रियली अप्रिशिएटेड। इंशाल्लाह फिर आपको भी दावत देंगे और आपसे मुस्तफ़ीद होंगे। आपने अपने कीमती वक्त बहुत से शुक्रिया, हमें वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।